आज प्रेशियस इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात ज़्यादा होगी क्योंकि जिस तरह से यूएस के जॉब रिपोर्ट आए थे उससे अब ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं कम होती जा रही है। दूसरी तरफ चीन ने 18 महीने के बाद मई में चीन के सेंट्रल बैंक ने अपने गोल्ड के रिजर्व को बढ़ाना बंद कर दिया, यानी गोल्ड की खरीदारी बंद हुई है चीन में 18 महीने के बाद। इसके क्या मायने हैं, किस तरह से असर होगा, जो खरीदार है उनको क्या करना चाहिए, गोल्ड में कहां तक इंतजार करें, जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको कितना इंतजार करना चाहिए और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनको क्या करना चाहिए, साथ ही अगर चांदी खरीदने का कब वक्त होगा, किन लेवल्स पे चांदी की खरीदारी होगी समझदारी, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ आज 4 मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से, दीपेन शाह हैं स्टेबैन.com से, बिटूपन मजुमदार है bmazumdar.com के, और साथ ही हमारे साथ कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा हैं। शुक्रिया मनोज जी। सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि लगातार आप कह रहे थे कि जिस दिन भाव में जो वॉर का प्रीमियम है और चाइना की बाइंग है वो खत्म होगी या कम होगी, उस भाव नीचे आएंगे। और फ्राइडे के सत्र में जिस तरह की बिकवाली दिखी थी गोल्ड में, घरेलू बाजार में, आज भी वो दबाव साफ तौर से दिख रहा है। 71,000 रुपए के नीचे सोना है, लेकिन जो खरीदार लंबी अवधि के लिए खरीदना चाह रहे होंगे या शादियों के लिए खरीदने चाह रहे होंगे उनके लिए क्या सलाह है, क्या इंतजार करें, 70,000 के नीचे खरीदारी का मौका उन्हें मिलेगा क्या? मनोज जी। मोहन जी, देखिए, पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ा क्यों। जो $1,800 से 2,450 हो गया, तो ये $650 का जो रैली था, ये हुआ क्या? सबसे पहला तो सेंट्रल बैंक की बाइंग हो रही थी 18 महीने से चाइना की, वो एक बहुत बड़ा रीजन था। तो वो अब थम गया है, ठीक है। तो वो एक रीजन है जो गोल्ड को आपको नीचे लेके आ रहा है। दूसरा क्या था, एक्सपेक्टेशन थी कि फेड इंटरेस्ट रेट जो है ना कट हो गया। आप पहले से ही देख रहे होंगे, पहले था मार्च में कट होगी, फिर बाद में था जून में कट होगी, और ये कट का होने की जो अटकलें हैं ये 6 महीने से चल रही है। तो वो फेड इंटरेस्ट रेट भी अब कट होने की कोई गुंजाइश नियर फ्यूचर में नहीं दिख रही है। आप भी डेटा से हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यूएस में भी जो जॉब डेटा आई है वो है। दूसरा, जो टारगेट इन्फ्लेशन है वो टारगेट इन्फ्लेशन को पहुंच नहीं पा रहा है और सामने इकोनॉमी पे कोई बहुत बड़ा असर हो नहीं रहा है हाई इंटरेस्ट रेट का। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में आपका इंटरेस्ट रेट कहीं भी कम होता नजर आएगा। तीसरा पॉइंट था कि सीजनल डिमांड था, नवंबर से फरवरी तक वो बहुत ज्यादा डिमांड का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन आपको अक्रॉस द वर्ल्ड देखेंगे तो जो डिमांड पिछले 6 महीने में गोल्ड की थी, एक्चुअल रिटेल डिमांड की बात कर रहा हूं मैं, वो आपको कहीं भी मजबूत दिखा नहीं, कहीं भी सपोर्टिव नहीं दिखा गोल्ड प्राइस को लेकर। और चौथा जो सबसे बड़ा रीजन था वो था जियो पॉलिटिकल टेंशन। जो जियो पॉलिटिकल ये है प्रीमियम है वॉर का, जो इजराइल हमास का है या रशिया यूक्रेन का है, वो प्रीमियम जो है ना बहुत बड़ा था। और वो करीब करीब मैं हमें आपके चैनल पे पहले भी बताया हूं कि वो $250 से $300 तक का प्रीमियम था। तो वही घट रहा है। अब आप देखिए, जैसे कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मिस्टर एंटोनी हैं ब्लिंकन, वो 8 बार जा चुके हैं गाजा केवल सीज फायर रुकवाने के लिए, मतलब इजिप्ट जा चुके, मिडिल ईस्ट जा चुके हैं। कल भी वो उनकी जो नया टूर प्लान है उसमें आज इजिप्ट पहुंचने का है। तो आप पूरे वर्ल्ड से चाइना देखें, चाइना भी हैप्पी नहीं है। पहला इस वॉर से चाइना के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने भी कहीं कहीं स्टेटमेंट दिया कि चाइनीज लोग भी इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। यूएस इसका, इंडिया नहीं है। तो यानी कि जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है पूरे वर्ल्ड से, वो इस वॉर का सीज फायर जो है वो करने के लिए एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो आपको लॉन्ग टर्म नहीं हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो इसको जल्दी ही रुकना पड़ेगा इस वॉर को। क्योंकि आप देखेंगे सैटरडे को भी इतना बड़ा हमला हुआ, इतने लोग मारे गए, मोर देन 270 लोग मारे गए हैं, लेकिन गोल्ड प्राइस में कोई आपको बढ़ोतरी नहीं देखी है। क्योंकि जो दोनों में निगोशिएशन है वो अमेरिका कर रहा है, और एक तरह से फॉर्मल इजराइल ने हाँ भी बोल दिया है, लेकिन गाजा की तरफ से कोई ये नहीं आया है अभी तक, फाइनल रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन दबाव एक बहुत बड़ा बना हुआ है कि इस युद्ध को जो है विराम दिया जाए, टेम्पररी बेस पे एटलीस्ट।
और रशिया यूक्रेन भी कहीं ना कहीं आपको अब वह भी मेलो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। एक बात और है कि जो इतना बड़ा मूव हुआ $1800 से 2450, तो जो प्राइस फैक्टर होता है, टेक्निकल लेवल्स होते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि वो फिर एक बार कम से कम 40-50% तक करेक्ट होता है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो $2150 या $2200 के आसपास आपको गोल्ड नजर आता हुआ नजर आएगा। अब दूसरी बात जो है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि गोल्ड इतना गिर रहा है, तो क्या एक तरफा गिरता जाएगा? नहीं, मुझे इसका नहीं लगता है, क्योंकि इसमें जो लोग ऊपर बहुत लोग शॉर्ट सेल करते हैं, नीचे रिकवरी भी करते हैं। ये जैसे एक ये टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे 2280 के आसपास लोग, बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि वो टेक्निकल कवरिंग पॉइंट है, तो वहां से एक बार आपको बाउंस बैक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेरा पर्सनल थॉट है कि अगला 2-3 महीना जो है वो गोल्ड के लिए थोड़ा नरम सा रहेगा, और गोल्ड यहाँ से आपको और $100 के आसपास नीचे करेक्ट होता हुआ दिख सकता है अगले 2-3 महीना में, अगर कोई नया जियोपॉलिटिकल जो है इशू खड़ा ना हो। नहीं, अगर साफ तौर से आप समझे तो मनोज जी कहना ये चाह रहे हैं कि जो वॉर प्रीमियम है वो धीरे धीरे यहाँ पर कम होता जाएगा और 2 से 3 महीने ऐसे होंगे जहाँ पर गोल्ड में नरमी दिख सकती है और कॉमेक्स पर 2150 से $2200 तक सोने का भाव फिसल सकता है। जो करंट लेवल है उससे करीब करीब 100 से $150 की और गिरावट आ सकती है। इसे घरेलू बाजार में कन्वर्ट करें तो क्या 68,000 के आसपास सोना आ सकता है मनोज जी? देखिए, घरेलू बाजार में कन्वर्ट करें तो अभी यहाँ से आपको 3-3,500, 3,000 से 4,000 रुपए नीचे आपको गोल्ड दिख सकता है, अगर यही रुपी का अगर यही वैल्यू रहा तो। अगर रुपी यहाँ से डिवैल्यूएट हो गया तो अलग बात है, लेकिन अगर आप रुपी 83, 40, 50 के आसपास रहा तो यहाँ से आपको 3 से 3,500 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है अगले 3-4 महीने में। तो अगर कांस्टेंट मान ले 83.5 के आसपास डॉलर के मुकाबले तो 68,000 के आसपास, 67,500-68,000 के आसपास तक सोना यहां से फिसल सकता है। चांदी में बताइए मनोज जी, चांदी को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या लग रहा है चांदी नीचे में कहां तक आ सकती है? क्योंकि चांदी में जिस तरह की तेजी आई एक्सपीरियंस, लेकिन चांदी को लेकर एक चीज और भी है। जब 2011 में $49 तक कॉमेक्स गया था, वो 13 साल हो गए, आज भी वो भाव नहीं आया है। तो इस तरह की तेजी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। तो क्या लग रहा है कहां पर खरीदे कि वो फंसने का डर ना रहे और फिर अगले 13 साल का इंतजार ना करना पड़े? हालांकि स्थिति इस बार वैसी नहीं है, फंडामेंटल्स काफी मजबूत है क्योंकि लगातार चौथे साल हम डेफिसिट की स्थिति में है। चांदी में रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल बाइंग है, नए नए एवेन्यूज खुल रहे हैं, दायरा बढ़ रहा है चांदी का। हालांकि फंडामेंटल बिल्कुल विपरीत है उस समय से, लेकिन तभी भी खरीदारी के लिए कौन सा लेवल, अगर आपको खरीदना होगा तो कौन सा लेवल आपको लगता है जो चांदी के लिए बेस्ट लेवल होगा? देखिए, आपकी बातों से मैं एकदम सहमत हूँ कि जो 14 साल पहले की बात थी और आज चांदी के फंडामेंटल्स में बहुत बड़ा फर्क है। और मैं आपके चैनल पे एक बार पहले भी 1 या 2 बार बोला हूँ कि हमेशा चांदी जो है ना वो गोल्ड के सामने आउट परफॉर्म करेगी। लेकिन एक बात ये सच है कि गोल्ड की जब जैसी चाल होती है ना तो चांदी उसी तरफ चलता है। अगर वो तेजी में चल रहा होता है तो तेजी में चलता है, मंदी में चलता है तो मंदी में चलता है। ये शुरू शुरू से ही ऐसा देखा गया है। तो यहाँ से चांदी एक थोड़ी नरम और हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि गोल्ड भी नरम होगा। लेकिन जिस दिन बाउंस बैक आप देखेंगे गोल्ड में, तो जितना बाउंस बैक आप गोल्ड में देखेंगे उससे उसके सामने चांदी में बहुत ज्यादा बाउंस बैक देखेंगे, क्योंकि चांदी की पूरा वर्ल्ड वाइड, जैसा कि आपने बताया कि एक्चुअल डिमांड बहुत हाई है। डिमांड बहुत हाई है, प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं है, और इन्वेस्टर्स बहुत बढ़ गए हैं चांदी में, और बहुत सारे, जैसे आपने बोला, मल्टीपल जगह पे चांदी यूज होने लगी है। तो एक बार गोल्ड जैसे जैसे नरम होता है, अब चांदी एक बार नरम हो सकती है, लेकिन जब ये बढ़ना शुरू करेगा तो गोल्ड से पहले आप चांदी खरीद सकते हैं, क्योंकि चांदी में आपको ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड है। कभी भी गोल्ड चलेगा तो वहां से चांदी की चाल उससे ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन जब भी आपको नीचे की तरफ मौका मिले वहां पर आप खरीदारी के सोचें। अब सिर्फ तेजी पे, उछाल पे या रिकॉर्ड रैली पे ही सिर्फ खरीदारी के बारे में ना सोचें। कोई एक लेवल बता दीजिए जहां पे आपको लग रहा है, मनोज जी छोटा जवाब दे दीजिएगा, कि क्या जहां पे एंट्री सबसे बेहतर होगा, आकर्षक लग रहा होगा? चाहे किसमें, चांदी या सोने चांदी, में? चांदी सर। चांदी यहाँ से आपको 5-6%, 10% के रेंज, 10 से 5% नीचे और मिले तो आप कोई भी भाव में आप खरीदना शुरू कर सकते हैं। और चांदी अगर उससे नीचे भी जाएगा तो आपको बाउंस बैक बहुत फास्ट दिखेगा। तो यहाँ से 5%, 7% नीचे आपको दिखे 10% तक, तो आप चांदी कभी भी खरीदी कर सकते हैं।
5 से 10% की नरमी आने दे फिर खरीदे। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो स्टैगर्ड मैनर में एसआईपी के जरिए भी खरीद सकते हैं, ताकि आप लेफ्ट आउट वाली फीलिंग ना हो कि इस तेजी में मैं भाग ही नहीं ले पाया, तो इस तरह की भी फीलिंग ना हो तो आप एसआईपी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ है, ईटीएफ वगैरह भी आजकल बाजार में मौजूद है, वो भी आप खरीद सकते हैं। तो हर गिरावट पे धीरे धीरे खरीदे और लंबी अवधि का नजरिया हमेशा रखें। भले ही गिरावट भी तेज आती है तो उसी तरह से रिकवरी भी चांदी में बहुत तेजी से आती है। शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त दिया हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं। अनुज जी आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर फ्राइडे की बड़ी गिरावट के बाद आज चांदी में तो रिकवरी की कोशिश हो रही है, लेकिन गोल्ड अभी भी कमजोर दिख रहा है। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या सलाह है गोल्ड और सिल्वर में? विश्वनाथ जी गुड मॉर्निंग। देखिए, चाइना का स्टेटमेंट आने के बाद, चाइना का सेंट्रल बैंक की खरीदारी कम होने के बाद हमने गिरावट आते हुए देखी। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स में भी हमने तेजी आते हुए देखी, जिसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड सिल्वर में रहा। और हम देखें तो अब गोल्ड $2300 के नीचे है और सिल्वर करीबन $30 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल सेंटीमेंट थोड़े से वीक हुए हैं, क्योंकि जो चाइना की खरीदारी थी उससे थोड़ा सा एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। और जिस तरीके से अब इस हफ्ते आपको फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी देखने को मिलेगी, उस पे काफी नजर रहेंगी कि इंटरेस्ट रेट कैसा रखते हैं या उनकी स्टेटमेंट क्या है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सेंटीमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो अगर हम इंटरडे की बात करें तो गोल्ड के अंदर करीबन 71,180 में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 71,400 पे स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट नीचे करीबन 70,650 70,500 तक देखा जा सकता है। और लग रहा है कि नीचे एक बार 2285 $2280 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी लग रहा है कि एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है और चांदी के प्राइस नीचे 88,000 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो वीकली बेसिस पर भी हमें लग रहा है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर गोल्ड सिल्वर में आ सकता है। तो बिकवाली का ट्रेड बना के गोल्ड सिल्वर में चल सकते हैं। का ट्रेड बना के चल सकते हैं, नीचे में और गिरावट आ सकती है यहाँ पर। बिटुमन, आपको भी लग रहा है कि वीकली बेसिस पे यहाँ पे नरमी और बढ़ेगी गोल्ड और सिल्वर की? आपकी राय क्या है गोल्ड सिल्वर के लिए? देखिए विश्वनाथ जी, हम लोगों ने पहले भी बताया था कि गोल्ड में अभी इतना स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गोल्ड में सेल ऑफ का भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। हाँ ठीक है, गोल्ड थोड़ा सा रेंज बाउंड हो रहा है या ऊपर से सेलिंग आ रहा है, हाई सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बॉटम से बाउंस बैक हो रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंसोलिडेशन फेज का। इफ यू रिमेम्बर, जब ये गोल्ड 60,000 के आसपास था, हम लोगों ने एक लॉजिक भी बताया था कि देखिए जो भी ऑल्टरनेटिव करेंसीज बिटकॉइन हो जो भी हो, एक रेडी आया था, तो वहां पे भी सेम सिनेरियो ही चल रहा है। बाजार रेंज बाउंड है और उसमें भी ज्यादा मूवमेंट नहीं है। देखिए सबका आउटलुक अभी मुझे बन के आ रहा है, जो भी है मैं ज्यादा बहुत ज्यादा वीकनेस पे नहीं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि रीजन एक है कि जो भी अभी गोल्ड एंड सिल्वर का रैली है 2 लेग में ही बना है और एक थर्ड लेग बाकी है, गोइंग फॉरवर्ड वो बनेगा। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म में कोई करेक्शन बन सकता है। देखिए गोल्ड में भी यहाँ से ₹1,000 70,000 के आसपास या 69,800 के आसपास तक एक सेलिंग बन सकता है, थोड़ा वीकनेस आ सकता है। या सिल्वर में भी देखिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा 88,200 88,000 के आसपास एक करेक्शन बन सकता है। तो प्रिवेलिंग ट्रेंड जैसे कि अभी बुलिश है, तो सडनली मैं कॉन्ट्रा, क्योंकि चाइना का डेटा देख के कॉन्ट्रा पर्सपेक्टिव पे नहीं आऊंगा, क्योंकि वो भी कहीं भी सडनली चेंज हो सकता है। हाँ फिजिकल बाइंग नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड रहेगा अगर ये सब सिनेरियो फिर फर्दर बिल्डअप होता है। तो मैं देखिए ट्रेड पर्सपेक्टिव में, देखिए गोल्ड सेल कर दिया यहाँ से 700-500 मिल गया, इट्स वेरी इजी, कंफर्टेबली मिल जाएगा आपको। 7,300 तक गोल्ड मिल जाएगा, जो अनुज ने भी बताया था। लेकिन मैं सिल्वर में थोड़ा, क्योंकि है सिल्वर में मुझे लग रहा है कि उतना रिलेटिवली वीकनेस नहीं रहेगा। अभी आज भी देखते हैं तो आप गोल्ड थोड़ा क्लोजिंग के हिसाब से, फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से डाउन है, अभी सिल्वर फ्लैट है। तो सिल्वर में मुझे लग रहा है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मैं अगर ट्रेड लूंगा तो रिस्क में मैं ऑन द बाय साइड ही लूंगा आज के लिए। मुझे डिक्लाइन मिलेगा अगर 88,300 400 के आसपास, मैं आई विल बी प्रेफरिंग टू बाय देयर। और मुझे लग रहा है थोड़ा सा पुल बैक रिकवरी होगा। लेकिन हाँ ये भी बात सही है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और जो फ्रेश लेग आने के लिए थोड़ा अभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अभी सडनली नहीं आएगा। और जो भी अभी जो फेज है सिल्वर का, इट इज ए करेक्टिव डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड नहीं है। करेक्टिव डाउन ट्रेंड इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए बुलिश रैली। तो ये छोटा सा करेक्टिव रैली है। थर्ड नंबर लेग अभी गोइंग फॉरवर्ड शुरू होगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, सिग्नल नहीं दे रहा है। अभी वो तेजी नहीं शुरू होगी, तो आज ये ट्रेडिंग बाउंस बैक है, तो अगर आप ट्रेडर है तो तेजी करे, नहीं तो अगर निवेशक है तो थोड़ा और वेट करे, थोड़ा और नीचे आने दे, फिर आप लंबी अवधि के हिसाब से खरीदे। दीपेन जी आप बताइए, गोल्ड सिल्वर पर आपकी राय क्या बन रही है? देखिए, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और इतनी विस्तृत जानकारियां देने के बाद काफी कुछ बचता नहीं है मेरे कहने के लिए, लेकिन मेरा थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। अगस्त के महीने में, अगस्त तक हम एक्सपेक्ट करें कि गोल्ड लगभग 68,000 तक आ सकता है।
और सिल्वर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 87,000 86,000 के आसपास सिल्वर आ सकती है जून के महीने में। मतलब यहाँ से 2,000 पॉइंट का करेक्शन इमीडिएटली आपको सिल्वर में देखने मिलेगा, और अगस्त में आपको यहाँ से 3,000 पॉइंट का करेक्शन गोल्ड में देखने मिल सकता है। लेकिन इसके साथ हम ये कैविएट देते हैं कि अभी भी तेजी का माहौल है, तो इसमें आप कभी भी शॉर्ट सेलिंग करने की अटेम्प्ट ना करें। बेटर है कि ये गिरावट आने दें और उसके बाद नीचे के लेवल्स पे खरीदारी करने की कोशिश करें। अभी भी ट्रेंड काफी ऊपर है और कहीं भी ऐसे इंडिकेशन नहीं है सिल्वर में खास करके कि ट्रेंड खत्म होने आ रही है। तो आपको यही सलाह होगी कि जहाँ पे भी खरीदारी या सपोर्ट मिलता है प्राइसेस को, वहाँ पे आप स्टैगर्ड बैनर में खरीदारी करने की कोशिश करें फॉर द मीडियम एंड द लॉन्ग। यानी धीरे धीरे खरीदारी करें, एसआईपी के जरिए भी जा सकते हैं। ये राय दीपेन जी की तरफ से। स्वागत है और बात करते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर एल्युमिनियम जिंक में गिरावट ज्यादा है। अनुज जी, क्या पसंद है आपको आज? कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम तीनों में से क्या पसंद करेंगे खरीदना आप? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए खरीदारी करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा था, तो मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 857 के आसपास। स्टॉप लॉस 863.80 का लगाएं, टारगेट 845 तक आ सकता है। तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दिया है, और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि हाईयर लेवल पर कॉपर सस्टेन नहीं किया है। जैसे उसमें रैली आई थी, वैसे ही उसमें गिरावट अब देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इंटरडे पर्सपेक्टिव से सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी कॉपर में यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉपर को चूज करना चाहिए बिकवाली के लिए। आज के लिए सिर्फ कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। 856 857 के आसपास बेचे, 845 नीचे आ सकता है। आप क्या चुनेंगे बिटुपन? आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में आज? देखिए, शायद मैं ही बुलिश हूँ सब जगह पे। मैं बेसमेंट में काफी बुलिश हूँ। ठीक है, करेक्टिव वाला आया है, तो यहाँ पे मार्केट में भी ले सकते हैं, कोई डिफरेंट भी ले सकते हैं। जिनमें भी मुझे लग रहा है बॉटम अप हो रहा है यहाँ से। कॉपर देखिए, ये जो 840 का लेवल है, 842 का जो लेवल है, वो होल्ड करेगा तो बुलिश ट्रेंड सस्टेन करेगा, और ये भी एक सिनेरियो करेक्टिव डाउन ट्रेंड में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 78 75 कॉपर बन सकता है, उसे स्टॉप लॉस बिलो 842। और जिनमें भी मुझे सेम सिनेरियो लग रहा है कि ये 248 के आसपास फिलहाल चल रहा है, तो ये भी 255 तक जा सकता है बाजार। तो मेरे हिसाब से बाय पे रहना है। शॉर्ट भी अगर कोई करते हैं तो देखिए रेंज हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे सेल ऑफ ज्यादा नहीं लग रहा है मुझे। तो मेरे हिसाब से मैं आई बी ऑन द बाय साइड। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है, कोई डिप्स में भी मेरे हिसाब से बाइंग रहेगा बेसमेंट में। कॉपर इज कंफर्टेबल, इवन जिंक ऑल्सो यू कैन बाय। कॉपर और जिंक डिप पे बाई कर सकते हैं। और ये सलाह सुबह में दिनेश सोमानी जी ने भी दिया था कि कॉपर जो टारगेट अनुज जी ने सेल कॉल में दिया है, उस लेवल के आसपास 842 से 845 के आसपास उन्होंने सुबह में खरीदारी की सलाह दी थी। उनको लगता है कि 836 के नीचे कॉपर नियर टर्म में नहीं जाएगा, और 880 भी जा सकता है। पोजिशनल राय थी, हालांकि अनुज जी की इंट्राडे के लिए कॉल है, और 845 जो है उसके नीचे ही उन्होंने खरीदारी की सलाह दी थी। चलिए, आप दीपेन जी बताइए, आपको क्या पसंद है मेटल्स में? देखिए, पसंद की बात सही है, लेकिन थोड़ा करेक्टिव फेज है, तो हमारा मानना है कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। हम सभी कमोडिटीज में बेस मेटल में 1 से 2% का करेक्शन देख रहे हैं। इसका मतलब है कि कॉपर 842 के पास आ सकता है। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो 228 के पास आ सकता है। तो हमारा कहना ये होगा कि थोड़ा इंतजार करें। जो गिरावट आने वाली है या गिरावट की आशंका है, वो कंप्लीट हो जाने दें, और उसके बाद प्राइसेस स्टेबल होते हैं तो रिवर्स में जब भी ब्रेकआउट मिलता है, वहां पे खरीदारी करने की कोशिश करें। नॉट टू फॉरगेट कि कॉपर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, और कॉपर में मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल नहीं है। तो वोलेटिलिटी जो होती है, उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो रिटेल ट्रेडर्स के लिए काफी बड़ा होता है। और दूसरे बेस मेटल्स में मिनी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, तो आपके पास एक एस्केप रूट भी होता है, और आपका प्रॉफिट लॉस लिमिटेड रहता है। तो हमारा मानना होगा कि कॉपर में तो और भी कॉशियस रहना चाहिए, और बेटर है कि आप एल्यूमिनियम 228 के आसपास आता है तो वहां पे खरीदारी करने की कोशिश करें, बार्गेन बाइंग की, या इसके अलावा शो देखते रहे। जब भी रिवर्सल और ब्रेकआउट आएगा खरीदारी करने के लिए विद मोमेंटम, तभी वो आपको शो पे बताया जाएगा। लेकिन चलिए, एक अहम खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल संभाल लिया है, और ये इस वक्त की ब्रेकिंग खबर आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नीचे फ्लैश चल रहा है। किसान निधि की फाइल पर पहला साइन उन्होंने पीएम पद संभालने के बाद कर दिया है। ये खबर अब इस वक्त की अहम खबर आ रही है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि जारी की, और किसान सम्मान निधि के तहत 20,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई है। उन्होंने पीएम पद संभालने के बाद सबसे पहला पेपर जो होता है किसान निधि सम्मान निधि के ही पेपर पर ही उन्होंने साइन किया है। 9 करोड़ 30 लाख किसानों को इसका फायदा होता है। सालाना उनको 6,000 रुपये किसानों को मिलते हैं, 2-2 हज़ार। लेकिन चलिए, आज कैबिनेट की अहम बैठक भी है। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी मौजूद है। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स है उस बैठक की, आपके पास क्या जानकारी है? छोटा जवाब रखिएगा।
देखिए, आज शाम पहली बैठक है मोदी गवर्नमेंट 3.0 की। अगर आप कैबिनेट की बात करते हैं, 5 बजे ये बैठक शुरू होगी और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट फैसले लिए जा सकते हैं, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। पहला तो ये कि पीएम आवास योजना के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने का फैसला लिया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि ये बीजेपी के मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है, जिसमें 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का फैसला की घोषणा बीजेपी ने की थी। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कैबिनेट की पहली बैठक में और पहले फैसले के तौर पर 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा एक और अहम जानकारी मिल रही है कि पार्लियामेंट का सेशन को लेकर कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है कि पार्लियामेंट का सेशन कब से होगा, ताकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनका वो टेकिंग सेरेमनी हो। तो इसके लिए डेट्स जो हैं उसको अंतिम रूप दिया जा सकता है। लेकिन उन सब के पहले जिसका सबको इंतज़ार है कि पोर्टफोलियो एलोकेशन उसको कब जारी किया जाएगा, उसको कब रिलीज़ किया जाएगा, जिसका इंतज़ार हमको कल से है, कल शाम से है। अभी तक उसको जारी नहीं किया गया है। आमतौर पर इसको ओथ टेकिंग सेरेमनी के दिन ही देर रात तक जारी कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक उसको जारी नहीं किया गया है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक से पहले राष्ट्रपति भवन की तरफ से पोर्टफोलियो एलोकेशन से संबंधित जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया जाए। तो बहरहाल अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 2 इम्पॉर्टेंट फैसले हैं जो कि कैबिनेट के एजेंडे में है, जिस पर आज मुहर लग सकती है। जी, शुक्रिया प्रकाश पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि क्या क्या अभी शुरुआती फैसले हो सकते हैं। और आज उन्होंने पीएम मोदी ने अपना पदभार संभाल लिया और किसान सम्मान निधि के जो पहले पेपर थे उन्होंने इस पर साइन भी कर दिया है। चलिए, इसी नोट के साथ इस शो को यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया अनुज जी आपका, विठुपन आपका, दीपेन शाह जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही।